हेलो फ्रेंड्स, सृजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। जीएस के सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था और 2 सीरीज उसकी हो चुकी है। आज संभवतः तीसरी और लास्ट सीरीज रहेगी और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम समझते हैं कि इस चैप्टर के आज समाप्त हो जाएंगे। तो सीधे सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पर आया जाए और हम चाहेंगे कि आप बार बार क्वेश्चंस को देखिए, लगाएं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रायः आते हैं और इनमें से कोई आप मिस करते हैं तो एग्जाम में फिर वो आपके लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है, डेंजरस हो जाएगा। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां तक हम लोग पीछे लगा चुके हैं उसके आगे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने। पैमाने मतलब स्केल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ठीक है, मतलब वो ये बता रहा है कि कहां से स्केल जैसे चीजों के साक्ष्य मिले हैं। और संभवतः हम पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में जब लोथल की कहीं भी चर्चा आई थी पिछले सेकेंड या फर्स्ट सीरीज में, तो हमने इसकी चर्चा किया भी था। तो ऐसा जो प्रमाण आपको जो मिला हुआ है वो है, पीछे चर्चा हो चुकी है लोथल से हाथी दांत का एक स्केल मिला हुआ है। तो क्वेश्चन को थोड़ा लंबा किया हुआ है कि हाँ लोग इससे परिचित थे, बट उसका सेंस यही है कि स्केल जैसी चीज के साक्ष्य कहां से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी सीपी का एक ऐसा यंत्र मिला हुआ है और बटखरे आदि भी जो 16 के मल्टीपल हुआ करते थे वो भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्केल की बात, तो स्केल एक हाथी दांत का जो स्केल है पीछे हमने चर्चा किया था वो लोथल से है। और वैसे मोहनजोदड़ो से भी एक सीपी का एक ऐसा यंत्र मिला है जो माप जैसी चीज दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा लोथल। पीछे चर्चा हुई भी है। सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बिल्कुल समय नहीं देना है। पहले ही सेक्शन में जब हम आए थे पहले पार्ट में, तो हमने आपको जो बेसिक्स बात बताई थी उसमें चर्चा हुआ था कि सिंधु सभ्यता एक ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार आकृति में है, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 6 महानगर है। सब चर्चा हमने पहले किया हुआ है, उसको आप पीछे पुनः देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो है त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, ये या लिखा हुआ है गए हो जाएगा। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? इसकी भी चर्चा पीछे हो चुकी है। देखिए, अगर हल की बात करें कि वो हल से परिचित थे या नहीं थे, तो 2 बड़े खास प्रमाण हैं और दोनों क्वेश्चंस पीछे चर्चा में आ भी गए हैं। एक मिट्टी का खिलौना हल, मतलब मिट्टी से बना हुआ खिलौने जैसी आकृति का कोई हल मिला हुआ है, तो हम पीछे चर्चा हो चुकी है। आप देखिएगा पीछे वाला सीरीज फर्स्ट या सेकंड किसी में होगा, वो है बड़ावली, हरियाणा में जो बड़ावली है। और एक हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, तो वो भी हम लोग को दिखा हुआ है, वो है आपका कालीबंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कालीबंगा से, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि एक साथ दोहरी फसल का प्रमाण, तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं, तो हम सीधे आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? 6 महानगर है, चर्चा हो चुकी है। राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, चर्चा हो चुकी है। तो सीधे सीधे इसके आंसर में हो गया आपका कि कालीबंगा, जहां से हल से जुते हुए खेत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो बड़ा तो अच्छा हो कि हम लोग गुजरात के जो खास खास साइट्स हैं, स्थल हैं, वो हम जाने। और हमने आपको बताया भी था कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां से कई ऐसे स्थल मिले हैं जो बहुत चर्चित हैं। तो गुजरात से जो मुख्य है वो लोथल है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है आपके, वही तो आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी जान जाइए, लोथल भी है, रंगपुर भी है, सुरकोटदा भी है और धौलावीरा भी है। ये हम खास की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही है ये। तो भारत का जो गुजरात है वहां से लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा,
धौलावीरा, और सभी ही इंपॉर्टेंट हैं। लोथल इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, पीछे चर्चा हो चुकी है। गोदी या डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह जैसी चीज बताया हमने। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में भी बताया हुआ है। और भी कई चीजें हैं जो आगे आए भी। लोथल से आपकी घोड़े और गाय की भी मिट्टी का बना हुआ घोड़ा और गाय मिला, वो भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिली हैं, वो भी पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन, अब देखिए हमने कहा ना विथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें यह भी जानना है कि गुजरात में और कौन कौन से स्थल हैं। तो गुजरात में लोथल जो आपका आंसर हो जाएगा वो तो सही है, लेकिन और भी जानिए कम से कम कि लोथल के अलावा कौन है। रंगपुर पीछे आप पढ़ चुके हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद फिर सुरकुर्दा पढ़ चुके हैं आप, घोड़ा और घड़ा हमने कहा था, एक साथ याद कर लीजिए। कलश समाधान के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियां। धौलावीरा से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मे भी आगे आएंगे, अभी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम ये 4 बड़े महत्वपूर्ण हैं गुजरात से, वो हम लोग जान गए। लेकिन और भी जो है, तो रोपड़ पंजाब में है, पीछे चर्चा हो चुकी है। बड़ा खास एक क्वेश्चन यहां से आता है, सतलज नदी किनारे है जो है, जहां से एक मनुष्य की कब्र के साथ कुत्ते को दफन किए जाने का प्रमाण है। मे भी ये क्वेश्चन आपको आगे मिल भी जाए। उसके बाद कालीबंगा भी पीछे आपने पढ़ा, राजस्थान में है। बड़ावाली अभी हमने चर्चा किया है, हरियाणा में है। तो जब आप ऐसे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन अगल बगल के कवर भी होते हैं और रिवीजन भी होता है। अब अभी ही देखिए आप, कई चीजें बार बार रिवाइज हो गई, और जब बार बार कोई चीजें आपके सामने से गुजरती है तो यही याद करने का तरीका है, फिर बहुत आसानी से वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। पीछे चर्चा हमने कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है, आ चुका है पीछे, यही है एक्सप्लेनेशन का फायदा। क्वेश्चन के रूप में अब आया, बट हम पीछे ही बता चुके हैं। सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो 6 महानगर में शामिल है। सब चर्चा पीछे हुआ है, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो बेटर है कि हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, रोपड़ यहीं से आपको हो जाएगा कि हाँ रोपड़ पंजाब में है। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, अभी हमने चर्चा कर भी दिया था। तो रोपड़ पंजाब में है, भारत के पंजाब में, और यह सतलज नदी के किनारे है। सतजल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको आप सतलज कर दीजिए। सतलज नदी के किनारे है ये। तो हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब लिख गया तो आपको ये भी आ गया कि कहां पर है, लेकिन भारत वाला पंजाब है, ये ध्यान रखिएगा। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे, अभी हमने चर्चा भी किया था पिछले क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोपड़ से 2 ही क्वेश्चन आना है, एक तो पंजाब में है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किस नदी के किनारे है, और तीसरा क्वेश्चन यहीं से एक मनुष्य और एक कुत्ते को साथ साथ दफन किए जाने का साक्ष्य मिला। इसके अलावा वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आने हैं, कभी नहीं आएगा हम ये नहीं कहते, लेकिन आपके लेवल पर जिससे आपका एग्जाम्स क्लियर होता है, या जो हमने पहले आपसे बताया था कि कम से कम 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, उस दायरे में ये आता है। कोई क्वेश्चन उठपटांग आ गया छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। 5% हमने कहा है कि आपको नहीं आएगा पेपर में, न तो उसके लिए हमको बहुत तैयारी करनी चाहिए, न उसके लिए समय गंवाना चाहिए। हम 95% पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये युग होगा किस एरा में, किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आंसर तो हम आपको बता दें, लेकिन थोड़ा सा जानना भी जरूरी है कि प्राग इतिहास किसे कहते हैं, आदि इतिहास किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो बहुत शॉर्ट में, चूंकि क्लास तो है नहीं है, तो बहुत शॉर्ट में हम आपको बता दें। पहले तो मनसा आंसर लिख दे, आदि ऐतिहासिक काल में आता है वो जान जाइए। बट अब देखिए आपको बता दें कि एविडेंसेस के आधार पर, मतलब साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 वर्ग में बांटा गया है। मतलब इतिहास जानने के जो सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के आधार पर इतिहास को 3 वर्ग में बांट दिया गया है, उसको बेस बना करके। और वो 3 वर्ग कौन कौन है? नंबर 1 है आपका उसमें, जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब प्राक इतिहास। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब
आद्य इतिहास, और तीसरा है केवल हिस्ट्री मतलब इतिहास। ये मोटी मोटी तीन बात आप जान जाइए। अब चूंकि यहाँ प्राग आदि इतिहास आया है तो कम से कम तीनों जानना चाहिए, हो सकता हो कभी कुछ कोई और आ जाए। तो किस आधार पर ये दिमाग में रखिएगा, एक देखिए डिवीजन आपको और मालूम है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, जो हम लोग प्राय यूज करते हैं, वो तो है कि राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक जीवन में बड़े बदलावों के आधार पर एंशिएंट के बाद मिडिवल, मिडिवल बाद मॉडर्न आ गया। बट ये जो डिवीजन किया गया है वो सोर्सेस के आधार पर, मतलब इतिहास जानने के जो साधन है वो दो है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेचर, मान लीजिए साहित्यिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य कह लीजिए। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत वह टाइम, वह एरा, वह फेज आता है जिसको जानने के लिए हमारे पास केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, मतलब पूरा तात्विक साक्ष्य है। अब मान लीजिए कभी इसका एग्जाम्पल आ जाए तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य के लिए वो है स्टोन एज, पाषाण काल। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन बदल जाए, एक्सप्लेनेशन का फायदा हम बता रहे हैं आपको कि पाषाण काल किस एरा में आता है, ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए, प्राक इतिहास और ऐसे लिखा रहे और ऑप्शंस, तो आप जब ये जान रहे होंगे तभी आएंगे। और डिफिनीशन भी आपको आना चाहिए, मतलब वह टाइम फेज जिसको हमको अध्ययन करने के लिए हमारे पास एविडेंस साक्ष्य के रूप में केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, हम उसको रखेंगे प्राक या प्री हिस्ट्री में, और उसमें केवल एक चैप्टर आता है वो है स्टोन एज या पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इस दौर में हमारे पास साक्ष्य के रूप में केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, इन्हें लेखन का ज्ञान भी नहीं था, तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा जो है आद्य इतिहास, इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी है प्लस लिखित भी है, साहित्यिक जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो है, ये जो जिसको हम कह रहे हैं है तो दोनों, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम इनकी लिपि को, हमने बहुत पहले वाले दिन ही बताया था कि चित्रात्मक लिपियां मिली हैं करीब करीब 250 से 400 के आसपास में हैं, और उनको जो लिखने की शैली है वो ब्रुस्टोफेदन शैली है, थोड़ा सा टफ है, आपके क्वेश्चन में शायद ना आए, मतलब दाहिने से बाएं और फिर बाएं से दाएं, आसान है याद करने का तरीका। ब्रश हम लोग जो मारते हैं तो ऐसे ऐसे मारते हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं, ठीक। तो दाहिने से शुरू किया बाएं आए, फिर यहीं से शुरू किया दाहिने आए, फिर यहीं शुरू किया बाएं आए। एक खरोष्टी होता है कि दाएं से लिखे यहां आए फिर दाहिने आ गए, या एक ब्राह्मी जो हम लोग यूज करते हैं, यहां से शुरू किए यहां आए फिर यहीं से शुरू किए, यहीं से घूम नहीं गए हम। लेकिन एक ब्रुस्टोफेदन शैली है जो दाहिने से बाएं फिर यहीं से इधर फिर यहीं से इधर, तो यह शैली चित्रात्मक लिपि के रूप में है। बट अभी तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, ठीक। और आगे और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके एग्जाम सिलेबस के नहीं है। तो आप इतिहास में क्यों रख रहे हैं जानना है। पुरातात्विक साक्ष्य का यहां पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहां पर है, लेकिन यहां पर लिखित साक्ष्य है ही नहीं, लेकिन यहां पर है, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। मान लीजिए कभी हम इसको पढ़ लिए तो ये इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, और कहां आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास या हिस्ट्री का जो फेज है इसमें मेरे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित भी है, और हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही हमने कहा कि अगर हम इसको पढ़ गए तो यही सेम चीज यहां आ जाएगी, तो आदि इतिहास में फिर कोई चैप्टर बचा ही नहीं। तो आदि इतिहास में क्यों आया? क्योंकि दोनों ही साक्ष्य के रूप में अवेलेबल है, बट यूज केवल एक ही हो रहा है, और डिफिनीशन आदि इतिहास यही कहता है कि हो दोनों, हम भले इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आदि इतिहास में आ गया। ऐतिहासिक काल मतलब मेरे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साहित्यिक भी है, बट हम दोनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसके तहत ही आपका आता है सिंधु सभ्यता, जो है आपका एक ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें जो है वो 600 BC और उसके बाद के सभी आज तक के पूरा फेज, जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, कि लिखित सामग्री भी है, उसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया ये। हमारे हमने जो क्लासिफाई किया था, आपको 3 कैटेगरी बनाया था, इसको तीसरे कैटेगरी में रखेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड में नहीं। फर्स्ट सेकंड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, जो आना ही चाहिए आपको। थर्ड का मतलब हो गया कि ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा डाउट, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो आपका है वो है कुषाण काल, कि जहां स्नानागार था उसके पूर्व में एक स्तूप, तो वो स्तूप बना है उसी जगह पर, लेकिन कुषाण काल, जो आगे चैप्टर भी आएगा, मौर्योत्तर काल में कुषाणों का दौर आता है। यूनानी शक पहला कुषाण जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं मौर्योत्तर काल में, और भारतीय राजवंश में शुंग कर्ण और सातवाहन होते हैं, तो उस दौर की बात है, वहां तक भी पहुंचेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? मतलब हम लोग ये देख लें कि कौन कौन सा सही है, और उसके बाद जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सैंधव सभ्यता के संबंध में ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, यहाँ पे यह लिखा हुआ है, ये लकड़ी के बने हुए हल का प्रयोग करते थे, पीछे आ चुका है, क्योंकि मिट्टी का खिलौना हल पढ़ चुके हैं, बनावली, इसका मतलब हल से परिचित थे ये। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय, ये भी चर्चा में है, अलग से क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? इंडस वैली के लोगों को, ये भी हम चर्चा पीछे कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन ग्रुप में ये भी हो गया। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, डाउटफुल है, अभी यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण, कोठार मतलब होता है ग्रेनरीज, अनाज रखने के गोदाम वगैरह, ये भी बहुत जगह से पाए गए और एक खासियत भी है। इसका मतलब नहरों द्वारा, कहीं कहीं है कि नहरों जैसी चीजें, लेकिन आज जैसी नहरों का जो जाल होता है वो वैसा सिंधु सभ्यता में दिखाई नहीं पड़ता। वो वहां पे वो लोग तालाब, कुएं और ऐसे ही वर्षा का जल इसी का इस्तेमाल करते थे, और आज जैसे व्यवस्थित नहरों का प्रमाण नहीं मिलता। तो चूंकि ये तीनों सही हैं एग्जैक्ट, इसमें थोड़ा 19-20 कहीं कहीं है, नेक्स्ट एग्जैक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है उस पर आया जाए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? प्रमुख विशेषता, देखिए ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है प्रमुख, क्योंकि हो सकता है कि इसमें सभी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता हो, पाई जाती हो वो खासियत। स्नानागार चर्चा हो चुकी है, आप जान रहे हैं, याद होगा आपको, मोहनजोदड़ो बृहत स्नानागार। धार्मिक स्थल, तो धार्मिक स्थल जैसी कोई चीज तो ऐसे सिंधु सभ्यता में नहीं पाई गई है। कुछ लोग जो बृहत स्नानागार है उसको कुछ लोग कह देते हैं कि शायद धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होता था, लेकिन मंदिर आज जैसे कोई साक्ष्य इस तरह कोई चीज, अभी कोई प्रमाण ऐसा साक्ष्य नहीं है। जो खास बात आ गई अन्नागार, ये भी है, अभी हमने बताया था आपको कि बहुत जगहों से अनाज रखने के गोदाम या कोठार मिले हुए हैं कई जगहों से, तो बहुत खासियत ये भी थी। लेकिन मेन जो है वो है इनका टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, ठीक है, ये यही मेन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खासियत वाली बात क्या थी, तो इनका नगर बसाने का तरीका बहुत खास तरीके से। एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता थोड़े बहुत चेंजेस के साथ लगभग पूरी सभ्यता में नगर जो बसाया गया है वो एक जैसा ही एक तरीके से बसाया गया है, ये एक बड़ी बात है। जिसे देखकर ही लग रहा है कि बहुत पहले प्लान किया गया होगा, मतलब हम आज भी उतने प्लान वे में नगरों को नहीं बसाए हैं। सोचिए 4500 वर्ष पहले की बात है, बहुत से नगर हमारे यहाँ से जो उतने प्लान वे में नहीं है। तो कभी भी अगर सबसे प्रमुख विशेषता की सबसे खास बात आए तो वो यही है सिंधु सभ्यता में, वो उनका नगर बसाने का तरीका। नगर को वो लोग क्या करते थे, 2 भाग में बांट देते थे, एक पूर्वी भाग और एक, जैसे हल्का सा अगर आपको हम बता दें, जैसे ऐसे 2 भाग, मान लीजिए कोई भी नगर कहीं भी खुदाई हुई, एक बड़ा नगर है, तो एक हिस्सा इधर पूर्वी हिस्सा होता था और एक इधर यहाँ पश्चिमी हिस्सा होता था। पूर्वी जो हिस्सा होता था यहां पर, इसको निचला नगर कहते थे, देखिए हमने जानबूझ थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, इसको निचला नगर कहते थे। और यहीं पर ये आवासीय क्षेत्र था, यहीं पर लोग रहने आदि की व्यवस्था थी, और ये इसको बोलते थे दुर्ग क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र। और यहाँ पे प्रमुख स्थान जो होते थे, नगार वगैरह हुए, पुरोहितों का आवास, इस तरह की जो चीजें हुआ करती थी वो यहाँ हुआ करती थी पश्चिम क्षेत्र में या दुर्ग क्षेत्र में। और इसकी सुरक्षा का भी बड़ा ध्यान रखा जाता था, इसकी किलेबंदी की जाती थी चारों तरफ से, इसकी नहीं की जाती थी। और इसके आगे भी बहुत सी चीजें हैं जो लेकिन
आप जब अप और ऊपर जाएं, पीसीएस या यूपीएससी वाला दें, तब हमको लगता है इसके ऊपर आपको बढ़ना चाहिए कि कहां पे किलेबंदी का प्रमाण नहीं है, कहां पे दोनों को एक साथ किलेबंदी है। तो बहुत सी बातें नहीं बढ़ी है उसके आगे, आपके लिए इतना ही बहुत है। हाँ, ये जान जाइए कि प्रायः सिंधु सभ्यता में नगर दो भागों में बटे होते थे, यहां तक आपको जरूर जानना चाहिए। प्रायः हमने एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब कोई एक एक्सेप्शन या दो एक्सेप्शन भी होगा, ठीक, वो भी हम बताएंगे भी आपको। तो प्रायः वो धौलावीरा ही है, गुजरात में जो स्थान है वो 2 की बजाय 3 खंडों में बटा है। मे भी वो क्वेश्चन आगे मिल भी जाए, उसमें एक बीच में भी एक भाग है, लेकिन प्रायः 2 ही भाग है। यहाँ पे लोग रहने आदि की व्यवस्था थी, इसकी सुरक्षा या इसकी किलेबंदी की कोई बात नहीं थी, बट यहाँ पे प्रमुख धार्मिक भवन आदि हुआ करते थे, इसकी सुरक्षा की जाती थी प्रॉपर वे में। तो आप यही जानिए कि प्रायः 2 भाग में बटा होता था, एक एक्सेप्शन, एक अपवाद को छोड़कर, और वो है धौलावीरा। इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ा जाएंगे, इसका आंसर हमने आपको बता दिया, ठीक है, नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है एएसआई का गठन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसने किया था? बिल्कुल फैक्चुअल है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है। ए कनिंघम इसका आंसर होगा। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, ए कनिंघम को। जॉन मार्शल, रखालदास, ये सब नाम पहले आए हुए हैं। जॉन मार्शल कौन थे? इसी एएसआई के चीफ थे जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में 1921 में और मोहनजोदड़ो में 1922 में जब एक्सकेवेशन, खुदाई कार्य, शोध हो रहा था, उस समय एएसआई के हेड जॉन मार्शल ही थे। इन्होंने जो टीम बनाई थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में। तो उस समय कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब हड़प्पा में खुदाई कार्य चल रहा था या मोहनजोदड़ो में खुदाई कार्य चल रहा था, तो उसमें एएसआई के हेड या चीफ कौन थे? वो जॉन मार्शल थे। बट इसका गठन किया था 1861 में ए कनिंघम ने, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, वो है ए कनिंघम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानवी, अभी जस्ट पीछे आपको आ चुका है, बहुत समय नहीं दिया जाए हम लोग यहाँ पे, वो है रोपर। हम पीछे चर्चा कर चुके हैं आपको। रोपर सतलज नदी के किनारे, हमने कहा था 2 ही क्वेश्चन है, पंजाब में है, सतलज नदी किनारे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मनुष्य और एक कुत्ते को एक साथ दफन किए जाने का प्रमाण है। बिल्कुल समय बिना गवाए आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम सैंधव बस्ती है, मतलब सबसे बड़ा सैंधव स्थल किसे माना जाता है? हालांकि इसमें बदलाव होता रह रहा है, लेकिन फिलहाल अगर इसमें देखा जाए तो जो आपका आंसर होगा वो है राखीगढ़ी है। इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी कहां है ये भी जानना चाहिए कम से कम। तो जैसे हरियाणा में हमने आपको बताया था, बड़ावली एक मेन जगह बताया था, हमने कहा था मिट्टी का खिलौना हल इंपॉर्टेंट है, उसको आप जान जाइए। लेकिन हरियाणा में भारत जो है बड़ावली, उसके अलावा भी 2 और जान जाइए, मिताथल भी है और राखीगढ़ी भी है, हरियाणा में ही है। तो मिताथल तो ठीक है, हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे, लेकिन आप राखीगढ़ी और बड़ावली तो जानिए ही जानिए। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, और इसे भारत में, हम पूरे संधों की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में राखीगढ़ी, और अमूमन सेकेंड नंबर पे धौलावीरा आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे कार्य शोध बढ़ते हैं इसमें चेंजेस आ सकते हैं, फिलहाल आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सैंधव स्थल 2 की बजाय, अभी तुरंत हमने आपको बताया था, फिर बैठा लीजिए, सिंधु सभ्यता की सबसे खास विशेषता उनका टाउन प्लानिंग, बहुत प्लान वे में नगर बसाना। प्राय नगर 2 खंडों में बटे होते थे, एक्सेप्ट धौलावीरा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यह 2 नहीं बल्कि 3 खंडों में बटा हुआ था, और सभी जगह क्या दिखाई पड़ा? 2 भाग में, निचला नगर और दुर्ग अथवा गढ़ी क्षेत्र। निचला नगर पूरब की ओर, दुर्ग और गढ़ी क्षेत्र पश्चिम की ओर, और जो थोड़ा ऊंचाई पर भी होता था। निचले नगर को आवासीय क्षेत्र कहते थे क्योंकि लोग वहां रहते थे, और इधर आपका प्रमुख धार्मिक भवन आदि होते, अन्नागार वगैरह हुआ होते थे, और ऐसी चीजें, प्रशासकीय भवन कह सकते हैं, वो सब चीजें यहीं पर हुआ करते थे। ठीक, और उसकी सुरक्षा का इसलिए विशेष ध्यान भी रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सैंधव सभ्यता से अनेक जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए धौलावीरा जो भी हमने चर्चा भी जस्ट पीछे किया था, तो 2-3 क्वेश्चन उसके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जान जाइए गुजरात में है, महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, वह 2 नहीं बल्कि 3 खंड में बटा है, एक एक्सेप्शन है, और जब भी कोई एक्सेप्शन होता है तो वहां से क्वेश्चंस बन जाया करते हैं, तो धौलावीरा उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एक और बात भी है, वहां पर बहुत चीजें हैं, वहां से
नोटिस बोर्ड जैसे भी साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम जैसे भी साक्ष्य मिले हैं, आपके लिए छोड़ दीजिए। लेकिन वहां पे जलाशयों के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो धौलावीरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 तो आप जान ही जाइए, 3 खंड में बटा है और जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त एक मुहर पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है? इसमें फैक्चुअल बिल्कुल है, हड़प्पा इसका आंसर होगा। तो एक हड़प्पा से एक मुहर ऐसी मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा, ताकि स्त्री को यह दर्शाने का प्रयास किया एक जननी की देवी के रूप में, क्योंकि मातृशक्ति की उपासना करते थे वो लोग, तो उस हिसाब से इस जननी जन्म देने वाली देवी या बृहस्पति जगत की देवी के रूप में उसको दिखाया गया है। तो उसका आंसर आपका जो एग्जैक्ट होगा वो है हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्थर की बनी नृत्य युवक की मूर्ति जिसे नटराज शिव कहा गया है प्राप्त हुआ है। मतलब एक स्लेटी चुने पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति मिली है। जैसे हमने आपसे कहा कि सिंधु सभ्यता की सबसे कलात्मक मूर्ति तो वो तो है कांसे की बनी हुई डांसिंग गर्ल, जो हमने पीछे सॉल्व कर चुके हैं, आप मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से एक ऐसी, हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर की भी एक युवक की मूर्ति मिली है और एक स्लेटी चुने पत्थर की भी है मिली हुई है। इसी में से दूसरे वाले को मार्शल ने नटराज शिव भी कहा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हड़प्पा दिया हुआ है यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक लकड़ी के ताबूत में शव को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार की तो 3 विधियां प्रचलित थी। एक विधि तो वो हो गई जिसको दाह कर्म कहते हैं, जो सामान्यतः हम लोग जान ही रहे हैं, सर्वाधिक वही प्रचलित भी थी। एक तो बोलते थे आंशिक शवाधान, आंशिक मतलब पार्शली, मतलब उसमें क्या करते थे, पहले ये शवों को खुले मैदान में छोड़ देते थे, उससे पशु पक्षी अपना भोजन बनाते थे, फिर बचा हुआ को दफन कर देते थे। और तीसरा था पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूर्णतया शरीर को दफन करना, लेकिन ज्यादातर जो प्रचलन में था वो दाह कर्म था। तो ये पूछ रहा है कि लकड़ी के ताबूत में, अब ऐसा कोई प्रमाण था ही नहीं, इसका मतलब यहाँ की संस्कृति थोड़ा सा हट करके कोई बात है। तो लकड़ी के ताबूत में शव को दफनाए जाने का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो है आपका हड़प्पा से। इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में एक समाधि R37, कभी कभी ये भी आता है, नाम दिए गए हैं समाधि R37, समाधि H, तो वही समाधि R37 से एक ऐसा शव दफन किया हुआ मिला है जो वुडन कॉफिन में है, लकड़ी के ताबूत में है। और इतिहासकारों ने इसको अनुमान लगाया कि संभवतः यह किसी बाहरी व्यक्ति का ही होगा, क्योंकि हमारे कल्चर में तो ये नहीं था। एक अनुमान उन्होंने यही लगाया। क्यों? क्योंकि हमको तो पुरातात्विक साक्ष्य पे ही इंडस वैली को पढ़ना है। अभी आपने पढ़ा आदि इतिहास में आता है, और आदि इतिहास का मतलब कि लिखित सामग्री है तो जरूर, लेकिन अभी हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए हैं। तो हमारी जानकारी का सोर्स मुख्यतः टोटली डिपेंडेंट हम लोग किस पर है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर, पुरातात्विक साक्ष्य पर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 20 चौकोर खंभों पर टिका एक सभा भवन प्राप्त हुआ है। ठीक, इसका आंसर फैक्चुअल ही है, इसका सीधा सीधा आंसर पे आप आ जाइए, और कुछ जानना ही नहीं है। मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा, और यहां कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 20 चौकोर खंभों पर टिका हुआ एक सभा भवन प्राप्त हुआ है, वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। जैसे गांव में जो चक्री होती है, अनाज पीसते हैं घुमा करके, तो ये भी एक विशेषता यहाँ यह जो मिला हुआ है, ये लोथल से मिला है। 2-3 की चर्चा तो हो ही चुकी है, हमने आपको बताया है। लोथल गुजरात में SR राव ने यहाँ पे काम किया हुआ है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। और बंदरगाह तो मुख्य साक्ष्य ने बता ही दिया आपको। युगल समाधान की भी चर्चा हमने पीछे किया था, लेकिन एक और जान जाइए कम से कम, वो है चक्की के 2 पार्ट, तो वो कहां से मिले हैं, वो लोथल से मिला है। आज का आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 33 फुट चौड़ा राजपथ, सड़कें यहां पर हालांकि कच्ची होती थी, नगर नियोजन का पार्ट है ये, नगर कैसे बसाए जाते थे। सड़कें हालांकि कच्ची होती थी लेकिन चौड़ी होती थी, साफ सुथरी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और एक
बहुत चौड़ी 33 फुट रोड मिली है जिसको राजपथ नाम ही दे दिया गया, और यह मिली है मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और सब कुछ हम मोहनजोदड़ो बारे में जान ही रहे हैं। चनुद्रो मनका बनाने का कारखाना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पीछे आ चुका है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। हल से जुते हुए खेत, एक साथ दो फसल, अग्निवेदिका, ऐसे रिवीजन किया करिए। लोथल, अभी आप कई चीज आप बार बार जानी गए हैं, यहाँ आंसर आपका आ गया मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब उन्हीं को कई बार नहीं बोलना है। सैंडो सभ्यता से प्राप्त ईंटों के माप का अनुपात प्रायः है। तो देखिए इस यहां पे जो ईंटें मिली हैं, अच्छा ये भी जान जाइए ईंटों की खासियत क्या थी। आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग एक बहुत बड़ी बात है। आज जैसे हम लोग भट्ठे में ईंटें पकाते हैं, क्यों बड़ी बात है? क्योंकि इतनी पुरानी बात, और अगर हम इसके समय की, इसकी समकालीन अन्य सभ्यताओं को देखें भी, तो वहां पर प्रायः धूप में सुखा करके ईंटें बनाई गई हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर सिंधु सभ्यता जो थी वो काफी समृद्ध थी, परिपक्व थी। आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था, और उस ईंटों का जो माप होता था, बड़ी ईंटें मोहनजोदड़ो से खूब मिली भी हैं, और उसका जो माप का अनुपात है, अगर कभी 1:2:4 दिया है तो ये भी सही है, और कभी 4:2:1 दिया हो तो वो भी सही है। थोड़ा आप मैथ तो आपको पढ़ना ही होता है, आप जान ही रहे होंगे। हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोले, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई बोले, तो जिस हिसाब से हम बोलेंगे उस हिसाब से ये चीजें बदल जाएंगी। ठीक, तो रहेगा ऑप्शन में केवल एक, कोई एक ही, दोनों नहीं रहेगा। अगर 4:2:1 दिया है, इसका मतलब वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपने हिसाब से, पहले लंबाई बोल रहा है, फिर चौड़ाई बोल रहा है, तब ऊंचाई बोल रहा है। तो ये 1:2:4 है, यही इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का कपाल, बिल्कुल फैक्चुअल, एक और बढ़ गया मोहनजोदड़ो में, इसका आंसर आपका है मोहनजोदड़ो, बी, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब कुछ हम मोहनजोदड़ो में बता चुके हैं, तो उस पर समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक फैक्ट बड़ा मोहनजोदड़ो का आपका प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात हो जाएगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में किस पशु को धार्मिक महत्ता प्राप्त थी? यहाँ पे कभी कभी लोग गाय आंसर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय की महत्ता आपको दिखाई पड़ेगी अगले चैप्टर में, जब लोग वैदिक युग पे जाएंगे। सिंधु सभ्यता में कुबड़दार बैल को धार्मिक महत्ता प्राप्त थी, तो ऐसी कभी गलती नहीं करना है सिंधु सभ्यता के बारे में, वो है कुबड़दार बैल, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी माना है? ये भी क्वेश्चन आपके लेवल से कठिन है। सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर बहुत सी बातें, बहुत से विचार लोगों के आए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें हम, तो जलवायु परिवर्तन को, हालांकि हम आपको एक कोड बता देते हैं, उतना आपको आवश्यकता नहीं है। पहले तो इसका आंसर बता दें। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो है अमलानंद घोष, आंसर जान जाइए। और लोग अभी अगर नाम जानना चाहते हैं, आना तो नहीं चाहिए इतना कठिन, हम इसको आपको तीसरे वाले कैटेगरी में ही रखेंगे। तो अगर आप देखें तो जलवायु परिवर्तन को मानने वाले अगर हैं तो एक कोड याद कर लीजिए आप, और वो कोड है बाप बहुत अच्छा है, वो है आगरा। क्लाइमेट चेंज, मतलब हम लोग क्लाइमेट चेंज करने के लिए घूमने कहीं जाते हैं, तो मान लीजिए हम आगरा घूमने गए हैं, तो आगरा से ही आपका बन जाता है ए से अमलानंद घोष, जी से गुरुदीप सिंह, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं और इतना टफ कभी कभी आ जाता है। सी से है, आर से है रफीक अहमद, और ए से है ऑरेल स्टाइन, पूरा नाम नहीं लिख रहे हम। अमलानंद घोष, गुरुदीप सिंह, रफीक अहमद और ऑरेल स्टाइन, आगरा। अब इसमें आपका अमलानंद घोष का नाम है जॉन मार्शल, अभी हमने बताया था आपको जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काम चल रहा था। ऐसे ही चीजें रिपीट होंगी जब आप एक्सप्लेन करेंगे। मार्टिमर व्हीलर ने भी कुछ बातें कही हैं। इन्होंने विदेशी आक्रमण या आर्य आक्रमण को उत्तरदायी माना था सिंधु सभ्यता के पतन के लिए। अगर हम वहां जाना चाहेंगे कि ये किसने किसने कहा था, तो उसमें दो नाम है, मार्टिमर व्हीलर और वी गार्डन चाइल्ड। तो हमको लगता है थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा। हाँ, बाढ़ का अगर आप लोग जान जाएं तो कभी कभी, चूंकि ज्यादातर लोग इसको उत्तरदायी मानते हैं बाढ़ को, कोई एक कारण नहीं है, बहुत से लोग हैं, किसी ने मलेरिया भी कह दिया है, किसी ने भूतात्विक परिवर्तन भी कह दिया है, नदियों का मार्ग बदल जाना, इस तरह का भ्रंश वगैरह बन जाना, या किसी ने कहा कि एक अदृश्य गाज गिरा जिससे तापमान बहुत बढ़ गया। तो उतना डेप्थ में आना नहीं चाहिए, वनडे एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए। तो एक मार्टिमर व्हीलर अगर आ गया है, तो जो अगर हम वाह आक्रमण की बात करें तो मार्टिमर व्हीलर और वी गार्डन चाइल्ड, मतलब चाइल्ड और व्हील दिमाग में बैठा लीजिए, बच्चा
और पहिया, मतलब एक बच्चे की पहिए वाली गाड़ी, और उसी पर बैठ करके विदेशी आए थे आक्रमण करने, भूलेगा नहीं आपको। लेकिन बाढ़ वाला जान जाए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि बाढ़ में कभी कभी चूंकि इसको ज्यादा लोग काम इसी को मानते हैं, तो बाढ़ को आप याद कर लीजिए, इसके लिए भी कोड बना लीजिए, एमआर बना लीजिए अपने दिमाग में। एमआर मतलब बाढ़, बाढ़ का मतलब बीमारी, बीमारी मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ एमआर भी। तो अगर आप एमआर याद कर लें और डबल एमआर कर लीजिए आप, एमएमआर, तो बाढ़ को अगर माना जाए तो उसमें आपका मार्शल का नाम आ जाता है, मैके का नाम आ जाता है, अर्नेस्ट मैकिन का नाम है, और ऐसा राव जो उन्होंने गुजरात में काम किया था, अभी हमने आपको बताया, मार्शल, मैके और राव। ये बाढ़ के लिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा आ जाए कि ज्यादातर किसे उत्तरदायी कारण माना गया है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए, ज्यादातर, हम किसी एक कारण को अभी किसी इतिहासकार किसी एक पर सहमत ही नहीं है, तो ज्यादातर किसे अगर मान ले बाढ़ को, तो बाढ़ वाला कम से कम जान जाए मार्शल, मैके और राव। ठीक, ये जो आया था इसका भी हमने चारों बता ही दिया, और विदेशी आक्रमण में भी हमने बता दिया कि मार्टिन हिलर ऑप्शन में यही है, और वी गार्डन चाइल्ड सब नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है, आप चाइल्ड याद रखिए और व्हील याद कर रखिए बस, क्योंकि लिखना नहीं है। हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अपना तरीका है, और जब कभी आप इसी ऐसे एग्जाम पैटर्न में जाते हैं जहां पे लिखना भी है, तो उसका अपना एक अलग, फिर उसको तो याद ही होना चाहिए, वहां तो काम चलेगा नहीं, तो वहां थोड़ा कम और डेप्थ में पढ़नी पड़ती है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और कहीं कहीं तकनीक से ऑप्शन दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरी ओर से एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया था, बताया था हमने आपको, उससे जुड़े हुए हमको लगता है कि तीनों सीरीज मिलाकर जितने भी क्वेश्चन आप देख लेंगे, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं केवल यही आएंगे, फिर हम करें ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 95% वो यहीं से होते हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन। जैसे कई जगहों पे हमने एक्सप्लेन किया है, भले क्वेश्चन में नहीं आए हैं लेकिन कंटेंट में आ गए हैं। इतना आप करते हैं तो इंडस वैली में फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा एंशिएंट का पहला चैप्टर यही आपका समाप्त हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। सेकंड चैप्टर मतलब वैदिक सभ्यता या वैदिक युग की शुरुआत होगी, और उसको भी 2 या 3 सीरीज में फिर हम लोग खत्म किया जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।